तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के 2 जिलों में दोबारा लॉकडाउन भी लगा दिया गया। मगर त्योहारों से ठीक पहले बीएमसी की गाइडलाइंस पर सियासत गर्म हो गई है। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन को पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाया जा रहा है। त्योहारों पर स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता को तुष्टीकरण का नाम दिया जा रहा है। आखिर क्या है इन गाइडलाइंस में और क्यों खड़ा हुआ यह पूरा विवाद, इस रिपोर्ट को देखिए। त्योहारों के मौसम में कोरोना की वापसी ने केंद्र और राज्य सरकारों को भीड़ भाड़ वाले सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में शब्दों के खेल ने सियासत गरमा दी है और इसकी शुरुआत हुई बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के एक ट्वीट से, जिन्होंने अखबार में छपी खबर को हाईलाइट करते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। अर्जुन सिंह ने लिखा है, हिंदूवादी नेता रहे बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी नव सेकुलर का ये वैचारिक पतन हैरान कर देता है। एक त्योहार पर रोक और दूसरे को छूट देने के लिए आवेदन, पार्टी के नाम शिवसेना से शिव हटाकर मुस्लिम सेना कर देना चाहिए। दरअसल अर्जुन सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार होली पर समारोह करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ शब बारात मनाने वालों से भीड़ नहीं करने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि आखिर बीएमसी ने होली और शब बारात के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की है। बीएमसी के मुताबिक होली में पब्लिक और प्राइवेट सेलिब्रेशन पर पाबंदी है। वहीं बीएमसी ने शब बारात का त्योहार साधारण तरीके से मनाने की अपील की है। 28 मार्च को होलिका दहन और 29 मार्च को रंग पंचमी समारोह की परमिशन नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक बार में 40 से 50 लोग जा सकते हैं। इस गाइडलाइन की वजह से ही कहा जा रहा है कि हिंदू त्योहारों पर उद्धव ठाकरे का रुख सख्त है और मुस्लिमों के प्रति वो नरम रवैया अपना रहे हैं। बंगाल के नेता अर्जुन सिंह का महाराष्ट्र सरकार पर किया गया ये ट्वीट देश भर में वायरल हो रहा है और इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से शिवसेना ने सरकार बनने के बाद जिस तरीके की नीतियां अपनाई हैं, जिस तरीके की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, जिस तरीके की तमाम सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने टेके हैं, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कई और राज्यों में भी इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन बंगाल के चुनावी माहौल ने इस सरकारी मनाही को सियासी मुद्दा बना दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये इस तरीके का कोई पहला फैसला नहीं है। इससे पहले भी शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने शिवसेना की एक बिल्कुल बदली हुई सियासी तस्वीर पेश की। नवंबर 2019 में, अब आपको बताते हैं किस तरीके से ये फैसले लिए गए। नवंबर 2019 में एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई। ये अपने आप में चौंकाने वाला फैसला था। जनवरी 2020 में गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू के समर्थन में प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन को याद कीजिए, वहां पर एक फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराया गया था और इस पोस्टर में जमात इस्लामी, जिसमें समर्थन शिवसेना की तरफ से किया गया, जमात इस्लामी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे संजय राउत। यह भी चौंकाने वाला एक फैसला था। सीए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को राउत ने सही बताया था। उद्धव के मंत्री अशोक चौहान ने एक बयान दिया था जनवरी 2020 में। उसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में सीए लागू नहीं करेंगे। अप्रैल 2020 में पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग केस की जांच पर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सवाल उठे थे और जुलाई 2020 में सरकारी खजाने से मौलवियों को वेतन देने का ऐलान किया गया था। मौलवियों के वेतन पर 1.25 करोड़ रुपए लगभग खर्च करने का ऐलान किया गया था। दिसंबर 2020 में शिवसेना नेता पांडुरंग सपकाल ने अजान प्रतियोगिता का आयोजन किया था और मार्च 2021 में उद्धव सरकार के मंत्री असलम शेख का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 5% मुस्लिम आरक्षण देने की बात कही गई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।